जय हिंद। वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करें। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करनी है और उस पर कैसे अप्रोच करना है। कुछ बुक लिस्ट भी मैंने दिए थे और उसके बारे में अप्रोच भी बताया था। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी से हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू करनी है। लेकिन बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर एनसीईआरटी ही क्यों, आगे भी जो बहुत सारे बुक्स हैं उस पे जो है सो सारे नॉलेज मिल जाते हैं एनसीईआरटी के, और उससे ज़्यादा इन डेप्थ में भी नॉलेज मिलता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर दी जा चुकी हैं। जो बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे ज्योग्राफी में सविंदर सिंह हो गया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, और बहुत सारे बुक्स हैं, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत हो गया। तो फिर सर एनसीईआरटी ही क्यों? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, तो इसके डिटेल में हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे जो मेजर एक सवाल आ रहा है कि सर एनसीईआरटी ही क्यों। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए, एनसीईआरटी जो है सो आपका रूट है। ये आपका बेस तैयार करेगा किसी भी सब्जेक्ट का। जितने भी सब्जेक्ट्स है, चाहे वो ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जो भी है, उसके जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या कि देखिए, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज चाहिए, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। अब अगर आप ज्योग्राफी ही पढ़ने जाते हैं तो आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ अगर जानना है तो आप अगर सविंदर सिंह की बुक उठाते हैं तो वहां पर बहुत हाई लेवल के कॉन्सेप्ट से एकदम सीधा चालू होगा। वहां पर जो बेसिक्स है वो आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अगर सविंदर सिंह लिखा गया है तो वो ग्रेजुएशन लेवल के, ठीक है, बैचलर्स लेवल के इस पे दिया गया है। उसमें कॉन्सेप्ट्स वो एक बच्चे के हिसाब से नहीं दिया गया। और ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 11th-12th की पढ़ी होगी, ये बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हर एक लोगों का स्ट्रीम्स अलग होता है। कुछ लोग मैथमेटिक्स में चले जाते हैं, कुछ लोग आर्ट्स में, कॉमर्स में, डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं। तो वहां पर क्या है कि आपका बेसिक्स जो रूट है सो है गोल, गड़बड़ है, वहां पे आपको ये मिलेगा नहीं। अब आपके पास फाउंडेशन है ही नहीं और आप चाहेंगे कि हम छत बना ले घर का, तो ये कैसे भी करके पॉसिबल नहीं है। तो वहीं पे जरूरत पड़ती है एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी एक 11th के और 12th के स्टूडेंट के दिमाग को समझ के में रखते हुए और उसके अप्रोच के हिसाब से लिखा गया है। तो वहां पर जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो आपका बेसिक्स क्लियर करेंगे। अब जैसे आप ओरिजिन ऑफ अर्थ ही अगर एनसीईआरटी से पढ़ना चालू करेंगे तो वहां पर सबसे पहले डिस्कस करना किया जाएगा कि पहले कॉन्सेप्ट क्या था लैपलास का, चाहे फिर वो जीन एंड जेफरी का, 3-4 कॉन्सेप्ट्स की। हाँ, पहले डस्ट पार्टिकल था, उसके बाद फिर प्लैनेटेसिमल थ्योरी आया ही है, फाइनली जाके आप बिग बैंग थ्योरी तक पहुंचेंगे। उसके बाद आप आएंगे लेयर्ड स्ट्रक्चर और इंटीरियर ऑफ अर्थ की तरफ। तो वहां पर जो है सबसे पहले क्या डिस्कस किया जाएगा कि मटेरियल क्या था अर्थ का, ठीक है, उसके बाद वो कहाँ से आया, कैसे आया, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके वहां पर आपको अप्रोच लिया जाएगा। और इन डेप्थ में ऐसे नहीं, वो ये बिल्कुल नहीं कंसिडर करेंगे कि आपको इसके बेसिक्स पता हैं अगर हायर टेक्स्ट बुक में आप जाएंगे तो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो आपको एक मतलब बैरन लैंड, एकदम मतलब कि बच्चे के दिमाग के हिसाब से सोच कर ये करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान में रखिए कि जो भी आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप उसको एक ट्री मान के चलिए कि आपका ये जो है एक ट्री है, ठीक है, इस पे आपके सारे नॉलेजेस हैं। लेकिन एनसीईआरटी जो है इसका रूट है, ठीक है, और अदर टेक्स्ट बुक्स जो है सो आपके हायर ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जब पढ़ना चालू करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कैसे कनेक्ट करना है एक दूसरे कॉन्सेप्ट से, कि हाँ अर्थ में डिफरेंट मटेरियल्स हैं, तो वो मटेरियल्स पहले कहाँ से आए, डस्ट पार्टिकल से, नेब्यूला से, और जो भी है, ठीक है, और वो जाके फिर एक जगह पे
एग्लोमेरेट हुए, प्लेनेटेसिमल थ्योरी या बिग बैंग थ्योरी जो भी हुआ, उसके बाद वहां से जो है सो लेयर्ड स्ट्रक्चर बना। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपको एनसीईआरटी में ही समझ में आएगा और वहां पर 3-4 कॉन्सेप्ट्स को जो है सो एक साथ रिलेट करने के लिए आपके लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, दूसरी चीज क्या लोग कहते हैं कि सर एनसीईआरटी तो ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें कि न्यूज़पेपर फर्स्ट डे से ही पढ़ना चालू कर देना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर फर्स्ट डे से ही चालू कर देंगे तो न्यूज़पेपर में वो बेसिकली लर्नेड पीपल्स के लिए। ठीक है, न्यूज़पेपर क्या है, अब मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ कि आप लोकल दैनिक जागरण उठा ले, भास्कर उठा ले, प्रभात खबर उठा ले, उसमें एक्सीडेंट, मर्डर, रेप, चोरी, डकैती ये सब छोड़ के और कुछ का न्यूज़ आपके ज्ञान की बातें उसमें नहीं मिलेगी। यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात हो रही है द हिंदू। ठीक है, द हिंदू की या इंडियन एक्सप्रेस हो गई, बिजनेस स्टैंडर्ड्स हो गया, तो ये सारी चीज़ों के ये जो बुक न्यूज़पेपर होते हैं इसमें एडिटोरियल या फिर जो भी न्यूज़ है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो कुछ से भी हो, तो ये हाई लेवल के नॉलेज मिलेंगे और इन्हीं को आपको पढ़ना है और इसी में जो है सो आपको आपके काम का मटेरियल मिलेगा यूपीएससी की प्रिपरेशन के हिसाब से। लेकिन आप स्ट्रेट अवे अगर इसको चालू करते हैं, जिस दिन आपने सोच लिया कि हाँ मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, उसी दिन से अगर आप ये सब न्यूज़पेपर उठा लेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको सीधा लगेगा कि शशि थरूर सामने बैठ गए और भाषण दे रहे हैं और सब ऊपर से बाउंस जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर न्यूज़पेपर में मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स का कोई आर्टिकल आया है, उसमें जीडीपी की बात हो रही है, ठीक है, उसके बाद ट्रेड की बात हो रही है। अब जीडीपी और ट्रेड आपको कैसे समझ में आएगा? जब आपको बेसिक्स की नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है, नेट नेशनल इनकम क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कैसे ओरिएंटेशन होता है, क्या चीजें हैं, क्या बैंकिंग सेक्टर का ये है, ठीक है, ये सब चीजें अगर बेसिक्स आपको नहीं पता है तो न्यूज़पेपर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। बोलेंगे जीडीपी कौन सा कबूतर है भाई, कहाँ से आया ये? तो ये सारी चीजों के लिए आपको पहले बेसिक्स बुक्स कंप्लीट करनी होगी। तो जिन लोगों ने भी एनसीईआरटी पढ़ रखा है उनके लिए तो ठीक है कि एनसीईआरटी खत्म है, आप स्ट्रेट अवे मूव कीजिए न्यूज़पेपर पे और वहां से फिर जो है सो एनसीईआरटी रिवाइज किया, उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे आ गए कि आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, सविंदर सिंह पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने एनसीईआरटी अभी तक खत्म नहीं किया है उनके लिए एनसीईआरटी इज द बाइबल। एनसीईआरटी आपके लिए ग्रंथ है, बाइबल कहिए, गीता कहिए, कुरान कहिए, जो कहिए वो है आपके लिए। उसे हर हालत में खत्म करना है। और ऐसा भी नहीं है कि एनसीईआरटी एक बार ठीक है पढ़ना है, मैंडेटरी है, तो मतलब ऐसा मैंडेटरी कुछ नहीं, छोड़ भी दीजिएगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ना भी है तो उसे समझ के पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ अगर आपने शुरू किया है तो अपने आप में आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ से बन सकता था। ओरिजिन ऑफ अर्थ मतलब कि कहाँ से अर्थ आ सकता था, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे कैसे हो सकती थी, ठीक है। वो क्यूरियोसिटी जब तक आप में नहीं रहेगी तब तक आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे, आप फैक्ट्स को रटेंगे। फैक्ट्स को रटने से आपके सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में और जहां भी ग्रेजुएशन लेवल में, वहां पर आप फैक्ट्स को रट के 70% हो, 80% हो, जो भी हो मार्क्स, जिसको कि इंडिया के डिमेरिटेड डिग्रेडेड एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से टैलेंट का बेसिस माना जाता है, वो ला सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एक चीज याद रखिए कि ये एग्जाम कोई परसेंटेज मार्क्स पे नहीं चलता है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि आपके 80% आएंगे या 70% आएंगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आपका 20% में ही सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बाकी लोगों को 15% ही पता था।
ये एक रेस है, इसमें आपको सबसे आगे रहना है। इसमें सबसे आगे रहने के लिए क्या है कि आप जितना बेहतर तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखेंगे, क्योंकि मगअप करके रट्टा मार के यहाँ पर मार्क्स नहीं लाया जा सकता है। मगअप करके रट्टा मार के आप तभी मार्क्स ला सकते हैं जहां पे कि आपको पता है कि इतने क्वेश्चन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये पूछा तो हमें ये जवाब दे देना है, ये पूछा तो हमें ये जवाब दे देना है, बस। उससे ज्यादा आपको नहीं देखना पड़ता है मगअप वाले सिस्टम में। लेकिन कंपटीशन जो होता है, इट इज नॉट एन एग्जाम ऑफ सिलेक्शन बट इट इज एन एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं बिठाया जा रहा है, यहाँ पर आपको एलिमिनेट करने के लिए, छांटने के लिए, छटनी करने के लिए बिठाया जा रहा है। अब आप यूपीएससी में ही देख लीजिए कि लगभग 1000 की सीट रहती है, 10 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। अब ऐसे में अगर आप देखिएगा तो लगभग 1% लोग हैं, ठीक है। अब 1% लोगों को सिलेक्ट उन्हें करना है, तो वो सिलेक्ट थोड़ा ही कर रहे हैं, वो बाकी के 99% लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा एलिमिनेशन तो फर्स्ट स्टेज में ही हो जाती है। वहीं पर जो है सो लगभग 10 लाख में से 9,85,000 लोग गायब हो जाते हैं, बचते हैं 15,000। 15,000 में से फिर बचेंगे मेंस के बाद 3,000, 2,500-3,000। तो ये सिस्टम है एलिमिनेशन का। जितनी लोअर ऑर्डर पे आप रहिएगा उतनी ज्यादा रेशियो रहेगी छटनी की। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि आप एक चीज ध्यान में रखिए, एनसीईआरटी से शुरू करना है। एनसीईआरटी की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। और एनसीईआरटी भी ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। कोई भी किताब हो या कोई भी पर्सन हो, एक बार में एक किताब का पूरा ग्रास्प नहीं पकड़ सकता है। उसके लिए क्या चाहिए? फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में आप क्या कीजिए कि आराम से रीडिंग दिया, हमने समझा, देखा, कनेक्ट करने की कोशिश की, दिमाग में कुछ क्वेश्चंस जो है सो उस समय हेडिंग पढ़ के या उसके चैप्टर को देखकर या उसके कंटेंट को देखकर नहीं आए, उसके बाद उस पर इंट्रोस्पेक्ट किया, विचार मंथन किया, और उसके बाद उसमें क्यूरोसिटी तब जागे, ठीक है, क्वेश्चंस जागे दिमाग में कि क्यों, व्हाई, व्हाट, हु, वेयर, जो भी है, ठीक है। सेकंड रीडिंग में आप जो है सो उसका अंडरलाइन करना चालू कीजिए कि हाँ ये पॉइंट है, ये हु, व्हाई, व्हाट। और जहां पर भी आप देखिएगा कि एनसीईआरटी की किताब जब भी पढ़िएगा तो आपको वहां पर ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ठीक है, कि हाउ वाज द अर्थ इवॉल्व्ड, व्हाट वाज द थ्योरी ऑफ अर्थ इवोल्यूशन। तो ये सारी चीजें जो क्वेश्चंस वहां पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, हु, व्हाई, व्हाट, वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में उससे भी ऊपर लेवल के आने चाहिए, ठीक है। हाउ वाज द अर्थ इवॉल्व्ड, वहां क्वेश्चन दिया है, तो विथ व्हाट, वेयर, ये सारी चीजें भी आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो ये आप जब फर्स्ट रीडिंग कीजिएगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, क्यूरियोसिटी जगेगी। सेकंड रीडिंग में आप उसको अंडरलाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ये कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद थर्ड रीडिंग में जो है सो आपके नोट्स बन जाने चाहिए। थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बनाइए फॉर रिवीजन पर्पस। थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बनाएंगे रिवीजन पर्पस के लिए, तो जाके आपका एनसीईआरटी का एक बुक का कंप्लीट जो है सो स्टडी वहां पर खत्म होती है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप ये खत्म कर लिए हैं उसके बाद आपका रिवीजन पर्पस बचता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर रिवीजन क्या करना है, एनसीईआरटी का एक बार हो गया उसके बाद तो हायर ऑर्डर बुक्स में हमें मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने मान लीजिए कि एनसीईआरटी के किसी चैप्टर का, एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर जो है मैक्सिमम 5 से 6 पेज का रहता है, ठीक है। 5 से 6 पेज का नोट्स अगर आप बनाने जाएंगे तो एक पेज में आराम से बन जाता है, बल्कि आधे में भी बना सकते हैं। कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रा टैलेंटेड, तो वो आधे में भी बना सकते हैं। तो ये जो है कोई भी एनसीईआरटी का बुक देखिएगा 70 से 80 पेज का रहता है, ठीक है। मतलब अगर आप देखेंगे ऑन एन एवरेज तो किसी भी एनसीईआरटी बुक में 10 से 12 या मैक्सिमम 15 चैप्टर्स रहेंगे, ठीक है। 15 चैप्टर यानी 15 पेज। 15 पेज रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, नॉट मोर देन एन आवर। तो ये टाइम टू टाइम आप रिवाइज कर लेते तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा रिफ्रेश रहेगा, रिफर्बिश रहेगा। और उसके बाद आप हायर ऑर्डर बुक्स को पढ़िए, उसका क्वेश्चंस वहां से निकालिए। ये सब चीजें जो है सो ध्यान में आपको रखनी है। और तीसरी चीज क्या है कि आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका जो दिमाग है वो इंटरकनेक्टेड है चीजों से।
क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है सो इंटरकनेक्टेड रहता है, और इट इज वेल सेड कि मेमोरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। आपका दिमाग उतना ही ज्यादा याद रख पाएगा जितनी ज्यादा आपके पास जानकारी रहेगी। क्योंकि देखिए बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है हमारा, कॉन्सेप्ट्स जो हो गया हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया, ठीक है। अब इस बिल्डिंग ब्लॉक्स पे आप आगे की चीजों को डेवलप कर रहे हैं, तो जैसे जैसे नॉलेज आपका फिल होते जाएगा तो ऊपर की चीजों को समझने का, याद रखने का, कॉन्सेप्ट को याद रखने का आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री में हुमायूं के बारे में नहीं पता है तो आप ये चीज कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि अकबर कौन था और शेरशाह सूरी कौन था और बाबर कौन था। तो एक दूसरे से सारा कुछ कनेक्टेड है। तो मेमोरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज। अगर हुमायूं के बारे में नॉलेज है तो ठीक है, इसी के टाइम में ये था, शेरशाह सूरी था, इसी के टाइम में ये था, या इसका अकबर इसका बेटा था, बाबर इसका एंसेस्टर था। तो ये चीजें जो है सो आपको कनेक्ट करने के लिए नॉलेज चाहिए। और ठीक है, मेमोरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज, यहाँ पर आप जो है सो कॉन्सेप्ट लाएंगे, एनसीईआरटी आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेगा, और उसी पे जो है सो आप आगे का चीज डेवलप करेंगे। और बहुत सारे कोचिंग वाले कहते हैं एनसीईआरटी, नो नीड टू स्टडी अबाउट द एनसीईआरटी, नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स जो हमने बनाया है उसमें सारे बुक्स का है, नोट्स है, उसमें सारा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। हमारे कोचिंग का नोट्स पढ़िए, कोचिंग के नोट्स पढ़िए, नो डाउट उसमें बहुत सारे बुक्स का निचोड़ है, नो डाउट। लेकिन जो कनेक्शन डेवलप करने का टेक्निक है, जो टॉपिक्स को कनेक्ट करने का टेक्निक है, जो चीजों को समझने का टेक्निक है, वो एनसीईआरटी के अलावा कोई नहीं दे सकता। वो बुक बहुत रिसर्च करके बहुत साइंटिफिकली लिखी गई है, और इसीलिए जो है सो एनसीईआरटी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए एनसीईआरटी तक आपको हर हालत में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज अ डेली टास्क। आप चाहे कितना भी देर कोई भी टॉपिक पढ़े, न्यूज़पेपर जो है आपको हर हालत में डेली के डेली खत्म करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर इज द ओनली सोर्स दैट टेल्स यू अबाउट द गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज। उसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट हैं, बहुत सारे जो कोचिंग्स है, कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर के मटेरियल मिलेंगे, वो सब ठीक है। लेकिन वो क्या है कि आपको एक जगह पे कंबाइन करके मंथली देंगे या वीकली देंगे, और वो एक बल्क टास्क हो जाता है, ठीक है। और न्यूज़पेपर को इम्पोर्टेंस आप ये इस चीज से समझ सकते हैं कि बहुत सारे कोचिंग सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ाकर ही चल रहे हैं, और वहां पर स्टूडेंट्स जा भी रहे हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। न्यूज़पेपर का रेगुलर कवरेज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें द हिंदू पकड़ लीजिए, उसके बाद पीआईबी में आजकल ज़्यादा इंफॉर्मेशन आता नहीं है, जितना आता है वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। इसके लिए मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है बट इट इज़ नॉट इन दैट गुड कंडीशन, तो उस समय के हिसाब से वो ठीक था, लेकिन मैं इस पर फिर से एक वीडियो बना दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा आगे। और न्यूज़पेपर्स जो है सो आपको गवर्नमेंट के बारे में इन्फॉर्म करेगा। देखिए डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेकिन जो 4th पिलर अगर कहा जाए, वो चेक्स एंड बैलेंसेस द गवर्नमेंट, जो कि निगरानी रखता है, वॉचडॉग है एक तरह से, ठीक है, निगरानी करने के लिए है, जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी तय करता है या हर विंग की अकाउंटेबिलिटी तय करता है। और जो ब्रिज है आपके एक आम जनता के और गवर्नमेंट के बीच का जो सेतु है, ब्रिज है, वो है न्यूज़पेपर। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, जुडिशियरी में क्या हो रहा है, कहीं भी जो आम जनता को अफेक्ट करता है, जो आम जनता से ताल्लुक रखता है, वो चीजें, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है सो पहुंचाने का दायित्व है न्यूज़पेपर का। तो आपको न्यूज़पेपर से कनेक्टेड रहना है, तो आप गवर्नमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज से, जुडिशियरी के एक्शन से, उन सब चीजों से कनेक्टेड रहेंगे। तो इसीलिए जो है सो यहाँ पर न्यूज़पेपर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक अवेयर सिटीजन हैं, अगर जागरूक नागरिक हैं, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। और न्यूज़पेपर भी ऐसा नहीं कि आप मर्डर का और चोरी डकैती का न्यूज़ पढ़ रहे हो,
कोई जरूरत नहीं उसको पढ़ने की, उसको गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी क्या है कि सेल बढ़ाने के चक्कर में, मसाला परोसने के चक्कर में, अपनी बिजनेस चलाने के चक्कर में अभी अधिकतर न्यूज़पेपर, इवन आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दुनिया 2012 में खत्म हो जाएगी, इंडिया न्यूज ने बहुत चलाया था, ठीक है, इंडिया टीवी ने। उसके बाद अभी ऐसे निकलेंगे कि यहाँ पर भगवान के शिवलिंग से निकला पानी, उससे ना आपको ज्यादा फर्क पड़ता है, ना गवर्नमेंट को फर्क पड़ता है, ना आपके लाइफ को ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या है, न्यूज चैनल्स और जो न्यूज़पेपर्स हैं आज के डेट में एक इन्फॉर्मर से ज्यादा एक एंटरटेनर बन गए हैं, ठीक है। आपके तक जानकारी पहुंचाने से ज्यादा वो आपका मनोरंजन करने का काम कर रहे हैं, और लोग मनोरंजन करवा भी रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं। जबकि उसको एक सोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट की प्लान्स एंड पॉलिसीज की एनालिसिस करना, उसका निचोड़ निकालना और उसकी सही जानकारी, और कैसे उसे देखना है, कैसे समझना है, उस पर क्या विचार करना चाहिए, सरकार की जो नीतियां हैं उस पर ध्यान देना। लेकिन बन क्या गया है, एक मनोरंजन का स्रोत। तो इसीलिए कुछ ही न्यूज़पेपर हैं, जैसे आप द हिंदू देख लीजिए, बिजनेस स्टैंडर्ड्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, पीआईबी है, या फिर आप योजना और कुरुक्षेत्र ही ले लीजिए जो मंथली आती है, सरकारी ही है। लेकिन इन सब चीजों का सोर्स अगर आपके पास है, इन सब चीजों पे आप ध्यान देते हैं, ठीक है, वेल एंड गुड है। उसके अलावा कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की वैसी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इनको आपको रेगुलर फॉलो करना है, डे टू डे बेसिस पे फॉलो करना है, इसका नोट्स भी बनाना है, और इसमें आराम से आपको, अगर आप नए हैं तो 2 से 3 घंटे हर हालत में लगेंगे, और अगर आप वेटरन भी बन जाते हैं तो अगर प्रॉपरली न्यूज अगर आप देखेंगे द हिंदू का, तो द हिंदू में जनरली 6 से 8 ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका निचोड़ निकालने में, इसके नोट्स बनाने में, इसको समझने में आपको आराम से 1.5 से 2 घंटे लग ही जाने हैं, ठीक है। तो ये आपको टाइम हर हालत में न्यूज के लिए निकाल के रखना ही रखना है। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, और उसको भी टारगेटेड वे में पढ़िए, टाइम बाउंड मैनर में पढ़िए। सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी बीमारी किसी भी आदमी की होती है पोस्टपोन करना, आज नहीं कल करेंगे। कबीर कह गए थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हुए है बोहरी करेगा कब। लेकिन अभी के छात्रों का या किसी भी इंसान का क्या कहना है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी हड़बड़ी काहे की है जब जिंदगी पड़ी है परसों, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना है, चीजों को पोस्टपोन नहीं करना है। कबीर का जो ओरिजिनल वाणी था उसी को याद रखना है, लेटेस्ट जो मॉडर्न वाणी है उस पे मत जाइएगा, वो आपको डुबो देगा, मरवा देगा आपको, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना है। कहाँ से शुरुआत करनी है, ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा जिन लोगों ने भी पूछा था। और एनसीईआरटी से चालू कीजिए, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो फिर आप आगे मूव कीजिए। न्यूज़पेपर पे हर हालत में ध्यान दीजिए, लेकिन एनसीईआरटी किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, उसकी नोट्स वेल प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए ताकि आप टाइम टू टाइम रिवाइज कर सके। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जब तक नहीं आती एनसीईआरटी से आगे मत मूव कीजिएगा। हमारे एक मैथ्स के टीचर हुआ करते थे, तो उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का जो है सो फॉर्मूला दे दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो तब तक नहीं बताया उन्होंने किसी को, जब तक कि सारे लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे से रट्टा नहीं मार लिया। बोले ये तो हम बता देंगे कि आगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन जब क्या इस्तेमाल करना है वही तुम्हारे पास नहीं है तो इस्तेमाल कैसे होगा। तो वही चीज यहाँ पर है, एनसीईआरटी की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक आपने आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी गेन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, बढ़िया है, वेल एंड गुड है। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करना है, नोट्स बनाना है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी प्रॉपर होनी चाहिए, और उसके फैक्ट्स नहीं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। फैक्ट्स आपको हर एक बुक में सेम मिलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत कम बुक में मिल पाएगी, ठीक है। आप देखिएगा तो किसी भी सब्जेक्ट के बहुत सारे किताबें, हिस्ट्री का ही आप देख लीजिए, बहुत सारी किताबें मिलेंगी, ठीक है। एनसीईआरटी है, स्पेक्ट्रम है, बीएल ग्रोवर है, एमएल खन्ना है, बहुत सारी किताबें मिलेंगी। लेकिन आप पढ़ने जाइएगा तो बहुत सारी कम ऐसी किताबें रहेंगी कि जिसको पढ़ने में आपको मजा आएगा, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और जब तक खत्म नहीं होगा आप छोड़ेंगे नहीं। और बहुत सारी ऐसी किताबें भी मिल जाएंगी कि जो है
आपको 2 से 4 पेज में ही लपेट के रख देगा। बार बार आपको ये क्या वर्ड है भाई, इतना भारी वर्ड, इतना भारी लैंग्वेज, एक पैराग्राफ में ही पूरा सेंटेंस चला जा रहा है। तो ऐसी किताबें भी होती हैं, लेकिन स्टूडेंट पढ़ कौन सी किताबें पाते हैं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर हो रहा है, कनेक्शन इजिली मिल रहा हो, लैंग्वेज स्मूथ हो, इजी हो, तो वो किताबें पढ़ पाते हैं। लेकिन एक और मिसकंसेप्शन है इंडिया में कि जो किताब पढ़ने में टफ लगे वही अच्छा है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर ग्रामर का नॉलेज नहीं रहेगा, नहीं पता रहेगा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, फ्लो क्या होना चाहिए, तो उसका सेंटेंस तो पढ़ने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो क्या वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया? बिल्कुल नहीं। जितना सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज में आपको इजीली समझ में आने वाली किताबें मिलती हैं, बढ़िया राइटर हैं, आप उसके लिए जाइए। कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई फॉरेनर अगर लिख रहा है, ए.एल. बैसम की ही आपकी आर्ट एंड कल्चर की किताब अच्छी होगी और यहाँ पर आप NIOS का किताब पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे तो आपके काम में नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ए.एल. बैसम PhD वालों के लिए, आपके लिए और हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर हमें देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि किसी को भी सारे कुछ का ज्ञान नहीं हो सकता है, ना मुझे है, ना आपको है, ना किसी और को हो सकता है। इसीलिए तो स्पेशलाइजेशन बनाया गया कि हाँ भाई ये आर्ट एंड कल्चर के स्पेशलिस्ट हैं, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं, एंशिएंट के स्पेशलिस्ट हैं। अगर सबको सब कुछ पता रहे तो फिर सोचना ही क्या है, तो फिर कोई इशू ही नहीं होता, स्पेशलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो न मुझे सब कुछ पता रह सकता है, ना आपको सब कुछ पता रह सकता है, न ही UPSC के पेपर में 100% जो क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट को पता रहता है। 100 के 100 क्वेश्चन के सवालों के जवाब किसी स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, क्योंकि डेलिब्रेटली UPSC के पेपर में 20% क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपका समझ, दिमागी संतुलन हिलाने के लिए दिए हुए रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास सेट A आया, सेट B आया, सेट C आया या सेट D आया। ठीक है। अब किसी पेपर में ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये 20 के 20 सबसे पहले ही मिल जाए, और वो 20 के 20 का स्ट्रेस जो बंदे नहीं झेल पाए वो वहीं बाहर हो गए। पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन नहीं आता, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता, चौथा क्वेश्चन नहीं आता है, पांचवा नहीं आता, उसके बाद दिमाग कांप गया जिसका, नर्वस हुए गए, उसके आगे फिर वो नहीं क्लियर कर सकते हैं, उनका दिमागी संतुलन वहीं खो गया, और वो उसके बाद जो चीज आता है उसको भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी वो एक्स्ट्रा दिमाग लेंगे, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। 20 ऑलरेडी छूट गए भैया, 20 के छूट भी गए तो बचते हैं 80 क्वेश्चन, 80%। UPSC का अभी पिछले 3-4 साल से क्या ट्रेंड चल रहा है, एक बार 2016 में 116 कट ऑफ गया है, उसके बाद से जनरली जो है सो कट ऑफ 100 से ±5 चल रहा है। ठीक है, यानी कि कितने क्वेश्चन हो गए मैक्सिमम, अगर आप चलिए सेफ साइड भी पकड़ के लेंगे तो आपको 55-56 क्वेश्चन के मार्क्स चाहिए। ठीक है, 110-12 नंबर के क्वेश्चन के। ठीक है, 20 उसमें से हटा भी दिए तो आपके पास 160 नंबर के क्वेश्चन बचते हैं। ठीक है, आप मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा बहुत लेके भी चलते हैं तो उसके बाद भी अगर 80 के 80 भी चलिए नहीं आता, 70 तो आते होंगे, 70 तो आप मतलब अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, उसमें से चलिए 1 आध 2 4 गलत भी हो गए तो भी आप इजिली जो है सो क्वालिफाइंग जोन में लैंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर पैनिक किए, इस 20% के इसमें फंसे तो गए। उसके बाद UPSC एक और खेल करती है, आपको दे देगी 30% क्वेश्चन विच विल बी केकवॉक। डिसाइडिंग फैक्टर जो मेन होता है ना, वो आपका यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बाकी के 50 क्वेश्चन का, वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर ये और ये भी बन जाता है। 20% तो बता दिया कि इन लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर बनता है जो पैनिक कर गए, लेकिन 30% रैश ड्राइवर्स जिसको कहते हैं ना, कि जो ज्यादा लोग जो गति में रहते हैं उनकी दुर्गति हो जाती है, तो ये उनके लिए होता है 30%। अब ये क्या है कि अगर ये किसी सेट में जिसमें जो इजी वाले क्वेश्चन सबसे आगे पड़ गए, ठीक है, उनको पहले 30 क्वेश्चन आ रहे, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, फ्लो में ओवर कॉन्फिडेंस आया, गति बढ़ गई और गति ले गई दुर्गति की तरफ, तो उस चीज से भी बचना है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, UPSC एक और खेल करती है, नॉट करेक्ट क्वेश्चंस में डाल देंगे
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन से जो वाक्य हैं और जो भी स्टेटमेंट है सही नहीं है। और यहाँ पर ये जो गति में है नॉट पे ध्यान देंगे नहीं, गाड़ी रोड ब्रेकर देखे बिना आगे चलेगी, आगे हो गया एक्सीडेंट, आगे क्या हुआ, नोट को पढ़ा नहीं जो करेक्ट थे उसके हिसाब से, और डिलिबरेटली जो स्टेटमेंट्स करेक्ट है एक ऑप्शन में वो भी रहेगा कि ये सारे करेक्ट हैं, यूपीएससी ये करेगी, और उसमें क्या हुआ कि लोगों ने उसको ऑप्शन को मार दिया, नेगेटिव मार्किंग हो गई। तो इन दोनों चीजों से बचना है, ना तो पैनिक करना है, नो ओवर एक्साइटेड होना है, बैलेंस्ड अप्रोच, बुद्धम बात, बुद्धा को ध्यान में रखिए, लॉर्ड बुद्धा के हिसाब से मध्यम मार्ग पे चलिए, आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़िए, उसके बाद हायर ऑर्डर बुक्स पे पहुंचिए। तो यहाँ पे हम लोग आज का डिस्कशन खत्म करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑप्शनल कैसे, मैं पिछले बार ही कहा था कि ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, बट वो कुछ कमेंट्स आ गए थे, कुछ मेल्स आ गए थे, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है, कुछ मैसेजेस आ गए थे, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक ले लिया है। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।